हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 117 से पढ़ेंगे लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। तो ये क्या दिया गया है, इसमें जो हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है अब तक का, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमें इमरजेंसी से क्या लेसन्स यानी कि क्या सीख मिली है, क्या सबक मिला है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि इमरजेंसी एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इमरजेंसी के जैसे कि हमें पता लग गया कि हमें डेमोक्रेसी की दोनों स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में पता लग गया। हमारे सामने दोनों चीज़ें आ गई, उसकी कमजोरियां भी और उसकी शक्तियां भी। और आपातकाल के टाइम तो देयर आर मैनी ऑब्जर्व्स, तो आपातकाल के दौरान बहुत से जो थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि जो आपातकाल है उस टाइम पर भारत किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं रहा था। ये तो दिखती सी बात है कि भाई अगर आपातकाल लागू किया जाएगा तो डेमोक्रेटिक जो फीचर्स होती हैं किसी भी देश की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और इमरजेंसी के दौरान हमें क्या क्या सीख मिली है, उनमें से एक यही है कि भारत जो है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रूल नहीं अपना पाया था। उसके बाद जो सेकेंडली दिया है, सेकेंडली में क्या दिया गया है, इट ब्रॉट आउट सम ambiguous regarding the emergency provisions in the constitution that have been ratified since। तो इसके दौरान क्या हुआ था कि जो आपातकाल हुआ था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनमें भी उलझन पैदा हो गई थी। उनमें किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं किया गया था। लेकिन अब इमरजेंसी के कारण क्या है, इमरजेंसी के कारण हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन या इमरजेंसी की घोषणा कब की जा सकती है, जब आर्म्ड रिबेलियन शुरू हो जाए, यानी कि जो भी मूवमेंट वगैरह एगिसिएशंस वगैरह होंगे तो वो सशस्त्र किए जाएंगे। आर्म्ड यानी कि शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ जब ये चीज़ की जाएगी तो उसको बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन। तो जब वो ऐसे की जाएगी तो क्या होता है, इससे हमारे को ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तभी हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। थर्ड क्या था, थर्डली जो आपातकाल था उससे हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली, यानी कि हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया था। तो ये भी हमें सबक सीखने को मिला। उसके बाद दे रखा है कि जो आपातकाल के क्रिटिकल ईयर्स थे, आपातकाल के जो क्रिटिकल ईयर्स थे यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत से लोगों को इतनी दिक्कत आई थी कि जो लोगों को हर रोज का जो डेली का जो रूटीन था उसमें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और जो शाह आयोग इसके लिए बिठाया गया था, इसको बनाया गया था, तो उसमें भी जांच की गई थी। तो जांच करने के बाद पता लगा कि यहाँ पर आपातकाल के दौरान सच में ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, यानी कि लोगों के जो अधिकार थे उनको सच में ही छीन लिया गया था, उनसे आज़ादी पूरी तरह से छीन ली गई थी। तो इस तरीके से हमें जो इमरजेंसी थी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसके बाद आता है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। जैसा कि इमरजेंसी के बाद जो पॉलिटिक्स हुई थी, राजनीति हुई थी, अगर इलेक्शन होता है ऐसी हालात में तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि भाई कांग्रेस की हार निश्चित थी, क्योंकि पूरी तरह से जनता उसके खिलाफ ही जा चुकी थी। तो इसमें दिया है द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्ट लेसन ऑफ इमरजेंसी वाज लर्नड एज सुन एज द इमरजेंसी वाज ओवर द लोकसभा इलेक्शंस वर अनाउंस्ड।
कि सबसे जो वैल्यूएबल थिंग्स जो इससे देखी गई थी वो थी कि इमरजेंसी से ये सीखा था कि लोकसभा इलेक्शन जो थे वो अनाउंस होने थे, क्योंकि जो उनका टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया था, तो लोकसभा का चुनाव तो होना ही था। और 1977 का जो इलेक्शन हुआ था वो सीधा यही शो कर रहा था कि भाई इसमें जनता बताएगी कि क्या होने वाला है। तो 1975 से 1977 का जो पीरियड था इमरजेंसी वाला वो ख़त्म हो गया था। अब लोकसभा इलेक्शन होते हैं 1977 में। तो अब इमरजेंसी के कारण हमें पता लग गया था कि भाई लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था 1977 में उसका रिजल्ट क्या होने वाला था। तो 18 महीने का जो इमरजेंसी पीरियड चला गया था उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो मजबूरन इलेक्शन करवाने पड़े। तो हर किसी लीडर को इस बिहाफ पर रिलीज कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, क्योंकि जो अपोजिट लीडर थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। जो विरोध करने वाले थे तो उनको जेलों में बंद करने के बाद क्या होता है, उनको जेलों से रिहा कर दिया जाता है और मार्च 1977 में इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं। और जो अपोजिशन वाले थे वो बहुत थोड़े समय में ही उनको चुनाव की तैयारी करनी थी, क्योंकि वो जेलों में पड़े थे। अब उनको बाहर आने के बाद उनको चुनाव की तैयारी करनी थी। तो अब जो चुनाव की तैयारी की गई थी वो कैसे की गई थी कि जितनी भी अपोजिट पार्टी थी वो पहले से ही एकजुट होना शुरू हो गई थी, उन्होंने कोलिशन बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की डेट निश्चित की गई तो फिर क्या होता है, फिर से यही चीज देखी जाती है कि जो जयप्रकाश नारायण थे उनके नेतृत्व में जितनी भी अपोजिट पार्टीज थी ना वो सारी की सारी इकट्ठी होकर के एक पार्टी बना लेती हैं। जनता पार्टी के नाम से उन्होंने एक पार्टी बना ली, सारी पार्टियों ने मिल करके। और एक जगजीवन राम उस टाइम पर नेता हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग अपनी एक और कांग्रेस बना ली थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक पार्टी और बना ली थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि कांग्रेस का भी डिवीजन हो जाता है और दूसरी पार्टियां जो है ना वो एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ती हैं। फिर 1977 का जो चुनाव होता है उसमें जो जनता की राय थी वो तो यही थी कि सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ जाने थे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत से लोगों के साथ ज्यादती की थी, लोगों को टॉर्चर किया था, उनको अरेस्ट किया था, उनसे प्रेस सेंसरशिप के नाम पर उनके अधिकारों को छीन लिया गया था। तो इस तरीके से क्या था कि भाई कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो एक तरह से अपनी हार निश्चित कर चुके थे और जो अपोजिट पार्टी थी वो उनके खिलाफ ही जा चुकी थी। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन आया, जो इलेक्शन आया था, इलेक्शन में क्या हुआ था, इलेक्शन में जो टोटल सीटों के लिए जो इलेक्शन किया गया था उसमें अगर कांग्रेस की सीटों की बात करते हैं तो वो थी 154 और उसको जो टोटल वोटिंग हुई थी उसके लिए वो 35% से भी कम हुई थी। यानी कि आज तक का रिकॉर्ड रहा था, उससे पहले मतलब जब वो इलेक्शन हुए थे उससे पहले तक का रिकॉर्ड था कि इतनी कम सीटें और इतनी कम वोट परसेंटेज के हिसाब से कभी भी कांग्रेस को नहीं मिली थी। और उसके बाद अगर देखते हैं दूसरी पार्टियों की, जनता पार्टी जिसने कोलिशन बनाई थी और एक अलग पार्टी के रूप में सभी अपोजिट पार्टियों ने मिलकर के एक जनता पार्टी के नाम से जो पार्टी बनाई थी उसको 542 सीटों में से 330 सीटें मिली थी। 545 सीटों में से 330 सीटें मिली थी, जिसमें से 295 सीट्स अकेले जनता पार्टी ने जीती थी। और जितने भी नॉर्थ एरिया के जितने भी स्टेट थे, नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे वहाँ पर ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, सारे की सारी सीटें वो हार गई थी। इनमें पंजाब और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में सॉरी पंजाब में एक सीट जीती थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ये थी। और कुछ
विन ओनली वन सीट इज इन सॉरी पंजाब में तो कोई भी सीट नहीं जीती थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्होंने एक एक सीट जीती थी। तो इस प्रकार से, और स्वयं में जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, वो भी रायबरेली से इलेक्शन हार गई थी और उनका बेटा संजय गांधी अमेठी से इलेक्शन हार गया था। तो ये सारा सब कुछ इमरजेंसी का ही रिजल्ट दिखाई दे रहा था। तो कांग्रेस जो है वो अधिकतर स्टेट्स में इलेक्शन हार गई थी, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और साउदर्न स्टेट्स जो थे वहाँ पर बहुत सारे रीजन थे, लेकिन कुछ साउदर्न स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस जो है वो इलेक्शन जीत गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस की 1977 का जो इलेक्शन था उसमें बुरी तरह से हार हुई थी, और इन सब का जो मेन रीजन माना गया था वो 1975 का इमरजेंसी पीरियड माना गया था। तो यहाँ तक का मैटर आप ध्यान से फिर से पढ़ेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।